बड़ी जेठानी ने माथे का पसीना पोंछा और धम से आंगन में बिछी दरी पर बैठ गई। तभी दो नौकरों ने फोम के दो गद्दे लाकर तख्त पर एक के ऊपर एक करके रख दिए। दलान से ननद काम छोड़कर गद्दों को देखने लगी। छोटी चाची और अम्मा जी भी आंगन की तरफ लपकी। बड़ी जेठानी ने गर्व गिले स्वर में बताया, पूरे 4,000 रुपए के गद्दे हैं, चादर और तकिए मिलाकर पूरे 4,500 रुपए खर्च किए हैं। आसपास जुटी महिलाओं ने सहमति में सिर हिलाया। गद्दे वास्तव में सुंदर थे। बड़ी बुआ ने ताल मिलाया, अब ननद की शादी में भाभियां नहीं करेगी तो कौन करेगा। ऐसे सुअवसर को खोने की मूर्खता भला मंझली जेठानी कैसे करती। उसने तर्स से कहा, मैं तो पहले ही डाइनिंग टेबल का ऑर्डर दे चुकी हूँ, आजकल में बनकर आती ही होगी। पूरे 5,000 रुपए की है। घर में सबसे छोटी बेटी का ब्याह था। दूर पास के सभी रिश्तेदार सप्ताह भर पहले ही आ गए थे। आजकल शादी ब्याह में ही सब एक दूसरे से मिल पाते हैं। सभी रिश्तेदारों ने पहले ही अपने अपने उपहारों की सूची बता दी थी, ताकि दोहरे सामान खरीदने से बचा जा सके। शादी के घर में अक्सर रोज ही उपहारों की किस्म और उसके मूल्यों पर चर्चा होती। ऐसे में सुरेखा का मुख उतर जाता और वह मन ही मन व्यथित होती। सुरेखा के तीनों जेठों का व्यापार था। उनकी शहर में साड़ियों की प्रतिष्ठित दुकानें थी। सभी अच्छा खा कमा रहे थे। उस घर में बस सुरेश ही नौकरी में था। सुरेखा के मायके में भी सभी नौकरी वाले थे, इसलिए उसे सीमित वेतन में रहने का तरीका पता था। सो जब वह पति के साथ दिल्ली रहने गई तो उसे कोई कष्ट न हुआ। छोटी ननद मीनू का ब्याह तय हुआ तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि मीनू की ससुराल उसी शहर में थी जहां उसके बड़े भाई नियुक्त थे। सुरेखा खुश थी कि भाई के घर जाने पर वह ननद से भी मिल लिया करेगी। वैसे भी मीनू से उसे बड़ा स्नेह था। जब वह ब्याह कर आई थी तो मीनू ने उसे सगी बहन सा प्यार दिया था। परिवार के तौर तरीकों से परिचय कराया और कदम कदम पर साथ दिया। शादी तय होने की खबर पाते ही वह हर महीने 500 रुपए घर खर्च से अलग निकाल कर रखने लगी। छोटी ननद के ब्याह में कम से कम 5,000 रुपए तो देने ही चाहिए और अधिक हो सका तो वह भी करेगी। वेतनभोगी परिवार किसी एक माह में ही 5,000 रुपए अलग से व्यय कर नहीं सकता। सो बड़ी सूझबूझ के साथ सुरेखा हर महीने 500 रुपए एक डब्बे में निकाल कर रखने लगी। 1-2 महीने तो सुरेश को कुछ पता न चला। फिर जानने पर उसने लापरवाही से कहा, सुरेखा तुम व्यर्थ ही परेशान हो रही हो। मेरे सभी भाई जानते हैं कि मेरा सीमित वेतन है। अम्मा और बाबूजी के पास भी काफी पैसा है। विवाह अच्छी तरह निपट जाएगा। सुरेखा ने तो नक्कर कहा, मैं कब कह रही हूँ कि हमारे 5-10 हजार रुपए देने से ही मीनू की डोली उठेगी, परंतु मैं उसकी भाभी हूँ, मुझे भी तो कुछ न कुछ उपहार देना चाहिए। जैसा तुम ठीक समझो, कहकर सुरेश तटस्थ हो गए। सुरेखा को पति पर क्रोध भी आया कि कैसे लापरवाह है। बहन की शादी है और इन्हें कोई फिक्र ही नहीं। इनका क्या, देखना तो सब कुछ मुझे ही है। ये जो उपहार देंगे उससे मेरा भी तो मान बढ़ेगा, और अगर उपहार नहीं दिया तो मैं भी तो अपमानित होंगी। सुरेखा ने मन ही मन विचार किया और अपनी जमा पूंजी को गिन गिन कर खुश रहने लगी। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मीनू के विवाह के 1 माह पहले ही उसके पास 5,000 रुपए जमा हो गए। उसका मन संतोष से भर उठा। उसने सहर्ष सुरेश को अपनी बचत राशि दिखाई। दोनों बड़ी देर तक विवाह की योजना की कल्पना में खोए रहे। विवाह में जाने से पहले बच्चे के कपड़े का भी प्रबंध करना था। सुरेखा पति के ऑफिस जाते ही नन्हे सोनू के कपड़े सिलने बैठ जाती। इधर कई दिनों से सोनू दूध पीते ही उल्टी कर देता। पहले तो सुरेखा ने सोचा कि मौसम बदलने से बच्चा परेशान है, लेकिन जब 3-4 दिन तक बुखार नहीं उतरा तो वह घबराकर बच्चे को डॉक्टर के पास ले गई। 2 दिन दवा देने पर भी जब बुखार नहीं उतरा तो डॉक्टर ने जांच कराने को कहा। जांच की रिपोर्ट आते ही सबके होश उड़ गए। बच्चा पीलिया से बुरी तरह पीड़ित था। बच्चे को तुरंत नर्सिंग होम में भर्ती करना पड़ा। 10 दिन में बच्चा तो ठीक होकर घर आ गया, लेकिन तब तक साल भर में यत्न से बचाए गए 5,000 रुपए खत्म हो चुके थे। बच्चे के ठीक होने का संतोष एक तरफ था तो दूसरी ओर अगले महीने छोटी ननद के ब्याह का आयोजन सामने खड़ा था। सुरेखा चिंता से पीली पड़ गई। एक दिन तो वह सुरेश के सामने फूट फूट कर रोने लगी। सुरेश ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, अपने परिवार को मैं जानता हूँ। अब बच्चा बीमार हो गया तो उसका इलाज तो करवाना ही था। पैसे इलाज में खर्च हो गए तो क्या हुआ। आज हमारे पास पैसा नहीं है तो शादी में नहीं देंगे, कल पैसा आने पर दे देंगे। सुरेखा ने माथा ठोक लिया, लेकिन शादी तो फिर नहीं होगी। शादी में तो एक बार ही देना है। किस किस को बताओगे कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। इतने साल से शहर में नौकरी कर रहे हो, बहन की शादी के समय पर हाथ झाड़ लोगे तो लोग क्या कहेंगे।
बहस का कोई अंत न था। सुरेखा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह खाली हाथ ननद के विवाह में कैसे शामिल हो। सुरेश अपनी बात पर अड़ा था। आखिर विवाह के 10 दिन पहले सुरेश छुट्टी लेकर परिवार सहित अपने घर आ पहुंचा। पूरे घर में चहल पहल थी। सबने सुरेखा का स्वागत किया। 2 दिन बीतते ही जेठानियों ने टटोलना शुरू किया। सुरेखा, तुम मीनू को क्या दे रही हो? सुरेखा सहम गई, मानो कोई जघन्य अपराध किया हो। बड़ी देर तक कोई बात नहीं सूझी। फिर धीरे से बोली, अभी कुछ नहीं तय किया है, पता नहीं सुरेश ने अपने भाइयों से क्या बताया और अम्मा जी से क्या कहा। सुरेखा मन ही मन इसी उलझन में फंसी रही। वह दिन भर रसोई में घुसी रहती, सबको दिन भर चाय नाश्ता कराते, भोजन परोसते। उसे पल भर का भी अवकाश न था, लेकिन अधिक व्यस्त होने पर भी उसे कोई न कोई सुना जाता कि वह कितने रुपए का कौन सा उपहार दे रही है। सुरेखा लज्जा से जर जाती। काश उसके पास भी पैसा होते तो वह भी सबको अभिमान पूर्वक बताती कि वह क्या उपहार दे रही है। सुरेखा को सबसे अधिक गुस्सा सुरेश पर आता, जो इस घर में कदम रखते ही मानो पराया हो गया। पिछले 1 सप्ताह से उसने सुरेखा से कोई बात नहीं की थी। सुरेखा ने बार बार कोशिश भी की पति से कुछ समय के लिए एकांत में मिले तो उन्हें फिर समझाए कि कहीं से कुछ रुपए उधार लेकर ही कम से कम एक उपहार तो अवश्य ही दे दे। विवाह में आए 50-60 रिश्तेदारों के भरे पूरे परिवार में सुरेखा खुद को अत्यंत अकेली और असहाय महसूस करती। क्या सभी रिश्ते पैसों के तराजू पर ही तौले जाते हैं? भाई भाभी का स्नेह सौहार्द का कोई मूल्य नहीं। जब से सुरेखा ने इस घर में कदम रखा है, कामकाज में कोल्हू के बैल की तरह जुटी रहती है। बीमारी से उठे बच्चे पर भी ध्यान नहीं देती। बच्चे को गोद में बैठाकर दुलारने खिलाने पर भी उसे अपराध बोध होता। वह अपनी सेवा में पैसों की भरपाई कर लेना चाहती थी। सुरेखा मन ही मन सोचती, अम्मा जी मेरा पक्ष लेंगी, जेठानियों के रौब दाब के समक्ष मेरी ढाल बन जाएंगी। रिश्तेदारों का क्या है, विवाह में आए हैं, विदा होते ही चले जाएंगे, उनकी बात का क्या बुरा मानना। शादी ब्याह में हंसी मजाक एक दूसरे की खिंचाई तो होती ही है। घर वालों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे, यही जरूरी है। लेकिन अम्मा जी के हाव भाव से किसी पक्षधरता का आभास न होता। एक नितांत तटस्थ भाव सभी के चेहरे पर दिखाई देता। इतना ही नहीं, किसी ने व्यग्र होकर बच्चे की बीमारी के बारे में भी नहीं पूछा। सुरेखा ने ही 1-2 बार बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, कितना खर्च हुआ, पर हर बार उसकी बात बीच में ही कट गई और साड़ी फॉल ब्लाउज की डिजाइन में सब उलझ गए। सुरेखा क्षुब्ध हो गई। उसे लगने लगा जैसे वह किसी और के घर विवाह में आई है, जहाँ किसी को उसके निजी सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, उसकी व्यवस्था से किसी को सरोकार नहीं है। सुरेखा को कुछ न दे पाने का मलाल दिन रात खाए जाता। जेठानियों के लाए उपहार और उनकी कीमतों का वर्णन हृदय में फांस की तरह चुभता, पर वह किससे कहती अपने मन की व्यथा। दिन रात काम में जुटी रहने पर भी खुशी का एक भी बोल नहीं सुनाई पड़ता, जो उसके घायल मन पर मरहम लगा पाता। शारीरिक श्रम, भावनात्मक सौहार्द दोनों मिलकर भी धन की कमी की भरपाई में सहायक न हुए। भाव शून्य सी वह काम में लगी रहती, पर दिल वेदना से तार-तार होता रहता। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सभी ने बढ़ चढ़कर इस अंतिम आयोजन में हिस्सा लिया। विदा के समय सुरेखा ने सबकी नज़र बचाकर गले में पड़ा हार उतारा और गले लिपटकर बिलख-बिलख कर रोती मीनू के गले में पहना दिया। मीनू ससुराल में जाकर सबको बताएगी कि छोटी भाभी ने यह हार दिया है। हार 20,000 रुपए से भला क्या कम होगा? पिताजी ने सुरेखा की पसंद से ही यह हार खरीदा था। हार जाने से सुरेखा को दुख तो अवश्य हुआ, पर अब उसके मन में अपराध बोध नहीं था। हार देने का बखान उसने सास या जेठानी से नहीं किया, पर अब उसके मन पर कोई बोझ नहीं था। मीनू मायके आने पर सबको स्वयं ही बताएगी, तब सभी उसका गुणगान करेंगे। सुरेखा के मुख पर छाए चिंता के बादल छट गए और संतोष का उजाला दमकने लगा। मीनू की विदाई के बाद से ही सब रिश्तेदार अपने अपने घर लौटने लगे थे। 2 दिन रुककर सुरेश भी सुरेखा को लेकर दिल्ली लौट आए। कई बार सुरेखा ने सुरेश को हार देने की बात बतानी चाही, पर हर बार वह यह सोचकर खामोश हो जाती कि उपहार देकर ढिंढोरा पीटने से क्या लाभ। जब अपनी मर्जी से दिया है, अपनी चीज दी है, तो उसका बखान करके पति को क्यों लज्जित करना। लेकिन स्त्री सुलभ स्वभाव के अनुसार सुरेखा चाहती थी कि कम से कम पति तो उसकी उदारता जाने। एक त्योहार पर सुरेखा ने गहने पहने,
पर उसका गला सूना रहा। सुरेश ने उसकी प्रशंसा तो की, पर सूने गले की ओर उसकी नजर न गई। सुरेखा मन ही मन छटपटाती। एक बार भी पति पूछे कि हार क्यों नहीं पहना तो वह झट से बता दे कि उसने पति का मान किस प्रकार रखा। लेकिन सुरेश ने कभी हार का जिक्र नहीं छेड़ा। एक शाम सुरेश अपने मित्र राकेश के साथ बैठे चाय पी रहे थे। राकेश उनके ऑफिस में ही लेखा विभाग में थे। राकेश ने कहा, अगले महीने तुम्हारे लोन की अंतिम किस्त कट जाएगी। सुरेश ने लंबी सांस ली। हाँ भाई, 3 साल हो गए, पूरे 25,000 रुपये लिए थे। सहयोग से बगल के कमरे में सफाई करती सुरेखा ने पूरी बात सुन ली। वह असमंजस में थी। सोचा कि सुरेश ने तो कभी लोन नहीं लिया। लोन लिया होता तो मुझे तो अवश्य पता होता, फिर 25,000 रुपये कम नहीं होते। सुरेश में तो कोई गलत आदतें भी नहीं है। न वह जुआ खेलता है, न शराब पीता है, फिर 25,000 रुपये का क्या किया। अचानक सुरेखा को याद आया कि 3 साल पहले ही तो मीनू की शादी हुई थी। सुरेखा अपनी व्यवस्था पर फूट फूट कर रोने लगी। काश सुरेश ने उसे बताया होता, उस पर थोड़ा विश्वास किया होता। तब वह ननद की शादी में चोरों की तरह मुंह छिपाए न फिरती। हार जाने का गम उसे नहीं था। हार क्या है, अपने बक्से में पड़ा रहे या ननद के पास, आखिर उससे रहा नहीं गया। उसने सुरेश से पूछा तो उसने बड़े निहिर स्वर में कहा, मैंने सोचा मैं बताऊंगा तो तुम झगड़ा करोगी। फिर जब सुरेखा ने हार देने की बात बताई तो सुरेश सदके में आ गया। फिर धीरे स्वर में बोला, मुझे क्या पता था तुम अपना ही गहना दे डालोगी। मैं तो समझता था तुम बहन के विवाह में 25,000 रुपये देने पर नाराज हो जाओगी। सुरेखा के मौन पर लज्जित सुरेश ने फिर कहा, सुरेखा, मैं तुम्हें जानता तो बरसों से हूँ, लेकिन पहचान आज सका हूँ। सुरेखा को अपने ऊपर फक्र हो रहा था। पति की नज़रों में वह ऊपर जो उठ गई थी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब